नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रीट में तो उपयोगी है ही, लेकिन रीट L1 और L2 के अलावा ये फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में भी बहुत उपयोगी है और लगभग हर इस प्रकार के एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो चर्चा करने वाला हूं मैं आप सभी से, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है गणित की प्रकृति, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गणित की उत्पत्ति क्या है, किस प्रकार हुई, इसका विकास कैसे हुआ, हर एक पहलू पे हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, अगर माना जाए, जैसे कुछ विद्वानों की अगर मैं बात करूं तो उनके बीच हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, डिस्कस करने का विषय रहा है कि गणित है क्या। किसी ने अपने अलग मत दिए, किसी ने अपने अलग मत दिए, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है ये नहीं पता चल पाया कभी भी। अगर मैं बात करूं इसकी उत्पत्ति की, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम कोई भी विषय वस्तु हो उसका उद्गम स्थान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे चर्चा की जाती है। तो देखिए जो शब्द है हमारा, जो शब्द है मैथमेटिक्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी उत्पत्ति माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैंथेनिन से हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो शब्द है मैथमेटिक्स, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैंथेनिन से हुई है। अगर मैं बात करूं इसके एडजेक्टिव और वर्ब की, तो ये भी मान लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति मैंथेनिन या मैथेमा, या ये भी लिखा जा सकता है कि मैथमेटिकोस, या कई जगह पे मैथमेटा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, से हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है ओनली गणना करना, यानी केवल अगर बात की जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो शब्द है मैथमेटिक्स, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैंथेनिन, मैथेमा या मैथमेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। या ये भी बोला जा सकता है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके हिंदी शब्द गणित की, तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी शब्द हैं मूलतः हमारे यहाँ जो भी हिंदी शब्द हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इसकी उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा के शब्द गणिथा से हुई है। संस्कृत भाषा के शब्द गणिथा से हुई है, जिसके अंदर जो आपके मूल शब्द है, या मैं बोलूं जिसके अंदर जो मूल धातु या मूल शब्द है वो है आपके गणा। और गणा का मतलब ये भी ले सकते हैं कि गणा का मतलब होगा गणना करना। ठीक है, यानी कि माना जाता है कि जो शब्द है आपका गणित, इसका शाब्दिक अर्थ केवल गणना करना ही है। लेकिन ये हमेशा चर्चा में रहा है, क्या ये इतना ही है? क्या गणित का अर्थ केवल गणना करना ही है? अगर मैं संकुचित शब्दों की बात करूं, शॉर्ट में बात करूं, तो हर तरफ से इतना ही माना गया कि गणित का अर्थ, मैथमेटिक्स का अर्थ गणना करना है। लेकिन गणित वास्तव में इतना संकुचित विषय नहीं है, इसकी प्रकृति तो बहुत व्यापक है। उसके हर पहलू के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की उत्पत्ति की, तो देखिए जो आपके 6ठी ईसा पूर्व माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति या इसके बारे में बताया, वो सबसे पहले बताया था जो पाइथागोरस थे हमारे, पाइथागोरस और उसके जो भी साथी थे या अनुयायी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बताया शब्द मैथमेटिक्स के बारे में। यानी अगर पूछ लिया जाए आपसे मैथमेटिक्स की उत्पत्ति का, तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द मैंथेनिन, मैथेमा, मैथमेटिकोस या मैथमेटा से हुई है। अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए गणित की उत्पत्ति, शब्द गणित की उत्पत्ति, तो याद रखना ये संस्कृत भाषा के शब्द गणिता से निकली है, जिसके अंदर मूल शब्द है गणा, जिसका अर्थ होगा गणना करना। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इसकी उत्पत्ति क्या हुई। अब इसमें है क्या, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे करके आज पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो शब्द है आपका गणित, या मैं गणित की बात करूं तो इसके अंदर अंक, संकेत, अक्षर या चिन्ह है, ये भी लिख सकते हैं। संकेत और चिन्ह अलग अलग हैं दोनों।
इनका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अंक जैसे 1 2 3 4 संकेत सिंबल हो गए, अक्षर हो गए और चिन्ह है, संक्रियाएं जो भी है, इनका उपयोग किया जाता है। अब इनकी सहायता में, या ये मैं बोलूं इनकी मदद से किसी भी विषय वस्तु का परिमाण, दिशा और स्थान आदि का बोध किया जाता है। यानी जो भी ये संकेत होंगे, चिन्ह होंगे, अक्षर होंगे, इनकी मदद या इनकी सहायता से किसी भी विषय वस्तु का हम परिमाण निकाल सकते हैं, दिशा निकाल सकते हैं, वह स्थान आदि का बोध करते हैं। अगर मैं परिमाण की बात करूं तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जैसे मैंने बोला 3 + 3 क्या है, 6। मैंने बोला 100 रुपए की चीज 150 में बेच दी, आपने बोला सर 50 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब हुआ, परिमाण से तात्पर्य होगा इसका अधिकतर उपयोग हम अंकगणित में करते हैं। अगर बात करें डायरेक्शन की, वो कहाँ है, किस दिशा में है, क्या कोण है, तो अगर कोण वगैरह की बात करें तो माना जाता है कि जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें इसका मैक्सिमम उपयोग होगा। अगर मैं बात करूं स्थान की कि उसका स्थान कैसा है, या मैं बात करूं उसकी शेप की, उसकी आकृति आदि का अध्ययन करें, तो शेप, आकृति जो भी है, इनका उपयोग मैक्सिमम हम ज्यामिति या क्षेत्रमिति में करते हैं। यानी जितनी भी शाखाएं हैं, इन सभी का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि गणित के अंदर अगर मैं अंकों की बात करूं तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यानी सबसे पहली चीज जो गणित है, इसमें क्रमबद्धता भी है, ठीक है। यानी पहली चीज तो आ गई बच्चों, इसमें क्रमबद्धता भी। अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो इसके अंदर हर एक संकेत, चिन्ह जो भी है, उस सारे के सारे व्यवस्थित होते हैं। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो जो गणित है, इसके अंदर क्रमबद्धता भी है और प्रत्येक जो भी सिंबल है, संकेत है, सभी व्यवस्थित हैं। या अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये इन सभी का, क्रमबद्धता का, व्यवस्थीकरण का एक सटीक विज्ञान है, सटीक विज्ञान है, या आप ये भी बोल सकते हो ये एक यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान का मतलब यही यथार्थ है, यही सही है। जैसे मैंने बोल दिया कि 3 और 3 क्या है, आप बोलोगे 6, 5 और 5 क्या है, 10। यानी ये सही है। आप कहीं भी जाए, गणित की जो प्रकृति है वो सभी जगह एक समान रहेगी, ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें है क्या, हमने पढ़ लिया, इसके अंदर अंक, चिन्ह, संकेत सभी का उपयोग करते हैं। लेकिन जो मूलतः, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मूलतः इसके अंदर 2 ही चीजें आप लोगों को स्टडी करनी पड़ती है। सबसे पहले आप लोगों को संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो भी नंबर हैं, जो भी संख्याएं हैं, 2 3 4 5, उन सभी का नॉलेज होना आवश्यक है, अंकों का ज्ञान होना आवश्यक है, और जितने इसके ऑपरेशंस हैं, यानी संक्रियाएं हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर बाई चांस पूछ ही ले किसी भी एग्जाम में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, तो आप बोलोगे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही पहलू है। एक संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है, एक उसकी विभिन्न संक्रियाओं का ज्ञान होना हम सभी को आवश्यक है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम जो यूजफुल पहलू है उनकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सभी के अलग अलग मत थे। अगर मैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करूं, हम प्रयास करते हैं कि परिभाषाओं के माध्यम से इनकी एक एक चीज को समझने का, फिर उसके बाद और एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आए थे होगबैन। होगबैन ने इसको क्या कहा था कि जो गणित है वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यानी कि मिरर है। यानी जो गणित है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्पण दिखाता है, उसका आईना है। यानी प्रत्येक जो भी हम पहलुओं को पढ़ते हैं वहां कहीं ना कहीं गणित संबंधित है ही। फिर उसके बाद अगर हम चलें रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन ने यह कहा था कि जो गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मैं यहाँ सिंह द्वार को चाहूं तो ये भी बोल सकता हूँ ये एंट्री गेट है एक प्रकार से। यानी आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी विषय को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको गणित का जो बेसिक नॉलेज है वो होना आवश्यक है। मैं हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, कहीं ना कहीं उसमें मैथमेटिक्स का यूज होगा ही।
फिर उसके बाद जॉन लॉक ने तो ये भी कहा था कि गणित एक ऐसा मार्ग है जो बालकों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करता है। यानी कि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा शब्द है, या मैं बोलूं एक ऐसा विषय है जो किसी भी बालकों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की, आर्ग्यू करने की जो पावर है, जो स्किल है, उनको डेवलप करता है, उनका विकास करता है। बर्थलोट ने कहा था कि गणित भौतिक अनुसंधान करने का एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है। हैमिल्टन ने यह कहा था कि द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स इज सो इजी दैट इट अफोर्ड्स नो रियल मेंटल डिसिप्लिन। यानी जो स्टडी है मैथमेटिक्स की वो बहुत आसान है, बहुत इजी है, और ये आप लोगों से कोई भी मेंटल डिसिप्लिन नहीं मांगता है एक्स्ट्रा, यानी बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। उसके अलावा अगर आप परिभाषाओं की बात करें, देखिए सभी के अलग अलग मत थे। वेदांग ज्योतिष ने तो ये भी कहा था कि जैसे मोर है उसके सिर पे मुकुट होता है, सर्प के सिर पे मणि है, उसी प्रकार विज्ञान के अंदर आपके गणित की इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं बेल की, तो बेल ने तो कहा था कि जो आपके सब्जेक्ट है इसको नौकर मान लिया था। किसी ने नौकर मान लिया, किसी ने सिंह द्वार मान लिया, सभी के अलग अलग मत थे। अगर आप परिभाषाओं को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक परिभाषाओं की श्रृंखला मैंने अलग से बनाई है, उसमें एक एक चीज की, एक एक पहलू को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया। आप वहां पे इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं आज जो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो हम डिटेल में धीरे धीरे करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से अब स्टार्ट करते हैं कि जो गणित है हमारी, इसकी प्रकृति और संरचना कैसी है। इसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल आराम से पढ़ते जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात की जा रही है कि जो गणित की प्रकृति है, इसकी जो नेचर है वो तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है। क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट है इसके अंदर हम कोई भी विषय वस्तु को सोल्व कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, विभिन्न तर्कों के द्वारा ही सोल्व किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बोल दूं कि मैंने बोल दिया यहाँ 5 और 5 है, ये बराबर में 10 आ रहा है, तो आप सोचोगे सर 5 और 5 10 कैसे आ सकता है। तब आपका जवाब होगा सर अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो दोनों का योग 10 के बराबर आएगा। यानी कि जो गणित है इसकी प्रकृति मूलतः तार्किक है। आप विभिन्न तर्कों का उपयोग करते हो। तर्क से तात्पर्य आप अपनी मेंटल जो थिंकिंग है, सोच है, उससे भी ले सकते हो। अब इधर देखिए, आपने डायरेक्ट सोचा कि इन दोनों को जोड़ूंगा तो ही 10 आएगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यानी इसकी प्रकृति मूलतः क्या है, तार्किक है। ये हमारी संकल्पना या सोच से संबंधित है, ये भी बोल सकते हो। इसकी प्रकृति बिल्कुल अविवादास्पद है, यानी इसकी प्रकृति है अगर वो बोले संदेहास्पद बिल्कुल नहीं है। आप इसके जो भी परिणाम आएंगे उन पे कभी भी डाउट नहीं कर सकते, संदेह नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रहा हूं कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद ली और 150 रुपए में बेच दी। 100 रुपए में खरीदी यानी इसका क्रय मूल्य है, 150 में बेच दी यानी इसका विक्रय मूल्य। 100 में खरीद के अगर मैं इस वस्तु को 150 रुपए में बेच रहा हूं, यानी आपने डायरेक्ट बोला कि मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। देखिए 100 में खरीद के 150 में बेचा, यानी मुझे एक्स्ट्रा मिल गए 50 रुपए। 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलने का मतलब क्या है कि मुझे 50 रुपए का लाभ हो गया डायरेक्ट। अर्थात मैं यहां आपको बता रहा हूं 50 का लाभ हुआ। अब किसी भी कोने में चले जाइए, मैं बात करूं आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, स्टेट की बात करूं, मैं राजस्थान में पढ़ा रहा हूं तो भी 50 होगा। मैं आपके तमिलनाडु में चला जाऊं, मैं आपके महाराष्ट्र में चल जाऊं, मैं आपके अफ्रीका में चला जाऊं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चला जाऊं, आंसर सिमिलर आएगा। केवल लैंग्वेज डिफरेंस होगा, बाकी आंसर सिमिलर आएगा। यानी इसकी जो प्रकृति है वो हमेशा अविवादास्पद रही है। गणित के अंदर आप कभी भी संदेह है या कोई भी विवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसे अमूर्त विज्ञान माना गया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमूर्त विज्ञान। समझते हैं शॉर्ट में इसे। अमूर्त विज्ञान का मतलब क्या है, ये मूर्त नहीं है, इसे आप छूकर नहीं बता सकते हो। जैसे कोई भी चीज मैंने आप लोगों को बोली, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 5 और 5 बराबर 10। आपने क्या किया, सबसे पहले उस चीज को सोचा, उसकी संकल्पनाओं के बारे में सोचा कि ये 5 और 5 10 कैसे हुआ। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अमूर्त विज्ञान से तात्पर्य एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर सर्वप्रथम आप किसी भी चीज को सोचते हैं, सोचने के बाद आप उसे अपनी संकल्पनाओं में लाते हैं, फिर उसे व्याख्या करते हैं मूर्त रूप में। ठीक है, यानी कि ये आपके अमूर्त विज्ञान है।
इसके अंदर जितने भी अमूर्त संप्रत्यय हैं, संप्रत्यय से तात्पर्य हो गया अवधारणाओं से, इसके अंदर जितनी भी आपके अवधारणाएं हैं, अमूर्त अवधारणाएं या अमूर्त संप्रत्यय हैं, इनकी हम मूर्त रूप में व्याख्या करते हैं। कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कोई भी चीज है, आपको ये बोल दिया कि मान लो एक शब्द है गोलाई, एक छोटा बालक होगा, बच्चा होगा, आप उसे गोलाई के बारे में बताओगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो उस चीज के बारे में सोचेगा और धीरे धीरे उसके मन में, मस्तिष्क में चीज डेवलप होगी, फिर वो इस चीज की मूर्त रूप में व्याख्या कर देगा। या कोई भी चीज मान लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसको कैसे सोल्व करना है, सोचते हैं, फिर उसके बाद उसकी संकल्पनाओं के बारे में विचार करते हैं और उसके बाद उसे मूर्त रूप में आप व्याख्या कर देते हैं। यानी 4 पॉइंट क्या हो गए, इसकी प्रकृति तार्किक है, इस पे विवाद नहीं कर सकते हो, ये एक अमूर्त विज्ञान है और अमूर्त संप्रत्यय जितने भी हैं इसमें, उनकी हम मूर्त रूप में व्याख्या कर सकते हैं या हमारे पास मूर्त रूप में व्याख्या करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैं सबसे पहले आपके यही क्वेश्चन बोलता, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलता तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है, आपके माइंड में आया लाभ हानि, फिर लाभ हानि के बाद आपके मस्तिष्क में आया इसका सूत्र लाभ हानि का, कि लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आपको पता चला 50 रुपए एक्स्ट्रा है, तो आपने उसके बाद बोला, सबसे पहले आपने सोचा, यानी कि अमूर्त रूप में इसको सोचा कि कैसे किया जा सकता है, फिर आपने जैसे इसका उत्तर निकाला, आपने इसकी मूर्त रूप में व्याख्या कर दी। क्लियर है इतना? तो ये आपके 4th पॉइंट हो गया। फिर अगर मैं धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो देखिए, इसके जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनमें यथार्थता है, यानी जितने भी परिणाम प्राप्त होंगे वो बिल्कुल सही है, यथार्थ है। गणित के अंदर क्रमबद्धता है, यानी कि एक सीक्वेंस के बाद हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। हम गणनाओं की बात करें तो क्रमबद्धता है, हम टॉपिक की बात करें तो क्रमबद्धता है। इसमें स्पष्टता भी है, यानी जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध प्राप्त होंगे। तार्किकता एक काफी विस्तार पूर्वक समझाने वाला शब्द, आगामी कक्षाओं में मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी इतना याद रखते हैं हम कि जो गणित है इसकी प्रकृति के अंदर तार्किकता भी है, यानी आप है किसी भी चीज को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में सोचोगे और विभिन्न तर्क के आधार पे आप उसकी मूर्त रूप में व्याख्या कर दोगे। ठीक है, इसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अच्छा पॉइंट है बिल्कुल। जो गणित है इसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि हमारा सेंस है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी सोच है। कोई भी चीज सोच लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि 60 और 60 कितने होंगे, सबसे पहले इसका जवाब आपके मस्तिष्क के द्वारा, आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दिया जाएगा कि सर 120 होंगे 60 और 60, यानी कि इसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है और ज्ञानेंद्रियां आधार होने पर हम उन पे बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बोल रही है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनके बारे में हम पहले कुछ सीख और समझ चुके हैं और एक बार जब इनका नॉलेज हो जाएगा तो वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में फीड हो जाएगी, हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होगी। इसके अंदर सामान्यीकरण, काफी बड़ा शब्द है ये भी, सामान्यीकरण का क्षेत्र व्यापक है, यहां से क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है। सामान्यीकरण को भी हम आगामी कक्षाओं में अच्छे से समझेंगे। अभी इतना याद रखते हैं कि जो सामान्यीकरण है, किसी भी चीज को अगर हम व्यवस्थित क्रम में बताना चाहें तो उसका जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, या मैं बोलूं डायरेक्ट आप ये बोल सकते हो, जो गणित है उसका क्षेत्र है वो सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम बता ही नहीं सकते कि गणित की लिमिटेशंस कितनी हैं, हम बता ही नहीं सकते हैं कि गणित की सीमाएं कितनी हैं, गणित की सीमा क्या है। हमें इतना याद रखना है कि गणित का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, अर्थात संकुचित बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसकी भाषा बिल्कुल सांकेतिक है। सांकेतिक से तात्पर्य आप ये भी बोल सकते हो जिसमें विभिन्न संकेत, चिन्ह, सूत्रों आदि का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी समानुपाती का चिन्ह आ गया, विलोमानुपाती का चिन्ह आ गया, ये सारे के सारे इसकी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है। क्लियर, ये भी इसके पॉइंट थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इससे जो प्राप्त परिणाम होंगे या जो गणित है उसमें एक सार्वभौमिकता पाई जाती है।
सार्वभौमिकता का मतलब ये सभी जगह समान है, इसका मतलब समझो। सार्वभौमिकता यानी सभी जगह समान है। आप जो चीज अपने बाड़मेर में पढ़ पा रहे हो वही चीज आप जयपुर, जोधपुर, दिल्ली या किसी भी अदर स्टेट में पढ़ोगे या किसी भी दूसरे देश में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे आपको बोल दिया कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बोल दिया कि 50 रुपए की कोई चीज़ थी, मैंने 40 में बेची, तो आप क्या बोलोगे? सारे के सारे आप सारे बोलोगे उस चीज़ को कि सर 10 रुपए का नुकसान हुआ। आप अमेरिका में चले जाओ, आप अफ्रीका में चले जाओ, नाइजीरिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, इजराइल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आंसर तो 10 या 10 ही आएगा। उनका इस चीज़ को व्यक्त करने का तरीका अलग होगा, लैंग्वेज डिफरेंस के कारण। तो इससे जो प्राप्त परिणाम होंगे उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। सामंजस्यता भी है गणित, यानी जो गणित है वो अन्य सभी विषयों, जो भी विषय हैं, सब्जेक्ट है, उनसे सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य बैठाता है। इसकी भाषा विशिष्ट है, एक स्पेशल भाषा है। अभी बताया था इसकी जो विशिष्ट भाषा है उसके अंदर जो भी अंक हैं, संकेत हैं, चिन्ह हैं, अक्षर हैं, सूत्र हैं आदि, इनका उपयोग किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से, जैसे रीट 2015-16 लेवल फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, जो गणित है इसमें संख्या, स्थान, दिशा, मापन आदि इसका आधार है। तो पूछ लिया जाए गणित किसका विज्ञान है, तो याद रखना गणित संख्या, स्थान, दिशा और मापन का विज्ञान है। यानी इसमें संख्याओं का, स्थान का, दिशा का और मापन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी इसकी प्रकृति के कुछ पॉइंट हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो गणित की प्रकृति और संरचना के अंदर एक पॉइंट और आ जाता है कि इसकी प्रकृति है वो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का मतलब आप सर्प यानी कि सांप से भी समझ सकते हो। सांप के आप अगर आकृति को देखोगे सारे के सारे, तो उसकी आकृति इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगी। इस प्रकार से सभी ने सांप को देखा हुआ होगा और बचपन में तो आपने सभी ने खूब सांप बनाए भी होंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो ऊपर की ओर आ रहा है अपनों ने मान लिया ये इसका कोई भी ऊपरी संप्रत्यय है, यानी गणित की कोई भी ऊपरी अवधारणा। ये आ गया इसका कोई भी निचला संप्रत्यय। ठीक है, ये फिर ऊपरी संप्रत्यय। यानी देखिए पहली चीज देखिए, अगर आप कोई भी ऊपरी चीज समझाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो निचले संप्रत्यय हैं उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले मुझे आप सभी को ये बताना पड़ेगा साधारण ब्याज क्या है, उसका संप्रत्यय क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। पहले ब्याज निकालना सीखना पड़ेगा, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाएगा, तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ठीक है, यानी अगर मैं और शॉर्ट में बताऊं, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, काफी पुराना भी है, मैंने पूछ लिया वास्तविक संख्या के बारे में। मैं आपको डायरेक्ट थोड़ी ना बताऊंगा वास्तविक संख्या क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल छोटे रूप में समझाऊंगा इस चीज को। तो मैं आपको इस चीज को बताने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल छोटे रूप की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो मैं आपको सबसे पहले किसके बारे में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्याओं के बारे में, कि जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होने वाली वो प्राकृत हैं। फिर प्राकृत के बाद में मैं आऊँगा पूर्ण संख्याओं पे, और मैं ये बोलूँगा कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें हम तो वो पूर्ण संख्याएं बनेगी। फिर प्राकृत बताई गई, फिर पूर्ण संख्याएं बताई गई, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा पूर्णांकों के बारे में, इंटीजर्स, कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, उदासीन पूर्णांक 0 क्या है, इनके बारे में। फिर थोड़ा सा और आगे चला जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में कि मान लीजिए परिमेय संख्याएं क्या है, रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, यानी मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा हूं। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया किसके बारे में, प्राकृत के बारे में, फिर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा पूर्ण के बारे में, पूर्णांकों के बारे में, फिर परिमेय क्या है, सम विषम और जो संपूर्ण है वो सब इनमें आ जाएंगे। ये आ गया परिमेय संख्याओं का एक क्षेत्र। फिर मैं बोलूँगा जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो संख्याएं कहलाएगी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये भी मैंने बता दी। यानी
ये परिमेय संख्याओं का क्षेत्र रहा, ये अपरिमेय संख्याओं का फील्ड यानी कि क्षेत्र रहा। फिर मैं बोलूँगा इन सभी को अगर सम्मिलित कर लें तो इन सभी को सम्मिलित रूप से बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होगी? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण है। और मैं इनको सीढ़ी दर सीढ़ी समझा रहा हूं, अर्थात इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति बिल्कुल सर्पिलाकार है। जब तक मैं आपको निचला संप्रत्यय, जब तक मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में नहीं बताऊंगा, आप इसके जो सबसे ऊपरी संप्रत्यय है जैसे परिमेय संख्याएं, पूर्णांक वगैरह है, इनके बारे में सटीक नॉलेज नहीं ले पाओगे कभी भी। तो पहली चीज आप लोगों के जो माइंड में डालनी है वो क्या है कि इसकी प्रकृति बिल्कुल सर्पिलाकार है, इसकी प्रकृति तार्किक है, और इसके अंदर जब तक मैं निचली संप्रत्यय के बारे में नहीं बताऊंगा, आप ऊपरी संप्रत्ययों को बिल्कुल आसानी से नहीं सीख सकते हो। ठीक है, ये चीज हमने थोड़ा सा बेसिक रूप से डिटेल में पढ़ ली। यानी कि अगर मैं मानूं तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो गणित है, जितना भी हमने पढ़ा है उसके आधार पे इसकी प्रकृति के बारे में देखिए, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। इसकी प्रकृति आपको याद रखना है, ये एक तार्किक विज्ञान है। इसकी जो प्रकृति है वो बिल्कुल सर्पिलाकार है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गणित का जो फील्ड है, गणित का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। इसका जो आधार है, गणित का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिन पे हम भरोसा भी कर सकते हैं। गणित का जो आधार है, जो बेस है गणित का, वो विभिन्न संकेत, चिन्ह हैं, सूत्र आदि हैं, जिनकी सहायता से, इनकी सहायता से हम स्थान, दिशा और जो भी मापन है इनका मान ज्ञात करते हैं, इनको समझते हैं। ठीक है, अब ये तो थी इसकी प्रकृति की बात, विभिन्न छोटे छोटे पहलुओं को हमने पढ़ा। फिर हम अगर थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो जो प्रकृति और संरचना है, इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? देखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन हम ब्रीफली इस चीज को समझते हैं। देखिए, जो गणित है, सभी के अलग अलग मत थे इसके बारे में। हमने पढ़ा गणित के बारे में कि इसकी प्रकृति अभी बताया था, तार्किक है, सर्पिलाकार है। गणित के अंदर क्या क्या है? गणित के अंदर क्रमबद्धता है, यथार्थता है, और जो परिणाम है उनकी एक सटीकता भी है। ये हमने पढ़ा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम गणित को पढ़ते हैं तो एक माइंड पे थोड़ा प्रेशर जरूर पड़ता है। इसके कारण माना जा सकता है जो गणित है उसको मन या मस्तिष्क का व्यायाम भी कहा जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है एक बार कि जो गणित है उसे मन या मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है, यानी दिमाग की कसरत सी हो जाती है अगर हम गणित को डिटेल में पढ़ते हैं तो। ठीक है, फिर हम आगे चलें। अगर आपकी जो गणित है, मैथमेटिक्स है, अगर वो विकसित हो जाती है, या मैं बोलूँ गणित के विकास से, आप ये वर्ड भी बोल सकते हो, गणित के विकास से आप में आत्मविश्वास भी आ जाता है। यानी आपने कभी भी एक चीज नोटिस की होगी, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी उसकी एक चाल अलग होती है। जिसकी भी मैथमेटिक्स अच्छी है उसकी चाल अलग होती है, और लोग मान के चलते हैं कि यार इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, ये बहुत ब्रिलियंट है, ये भी माना जाता है अक्सर। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर हम आगे की ओर चलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आगे का पॉइंट है उन पॉइंट्स को भी अब हम समझते हैं। जो भी इसके नियम वगैरह हैं वो सारे के सारे एक तर्क पर आधारित होते हैं। इसके अंदर जितने भी अमूर्त संप्रत्यय हैं, जितने भी अमूर्त संप्रत्यय हैं, हम उनकी मूर्त रूप में व्याख्या कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी होगा उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आत्मनिर्भर बनता है, हम ये भी बोल सकते हैं। वो गणित के अध्ययन से आत्मनिर्भर भी बन जाता है। इसके जो भी प्राप्त परिणाम होंगे उनमें तार्किकता है, ये चीज़ हमने पढ़ चुका है। इसके जो भी परिणाम होंगे, जितने भी इसके परिणाम हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, तार्किक हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। यानी हम ये भी बोल सकते हैं
कि जो संपूर्ण सभ्यता है, या मैं ये बोलूं जो विज्ञान है, इसे उसका आधार भी माना जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम सीखते जाएंगे। तो शॉर्ट में हम बोले तो ये भी तो बोल सकते हैं कि गणित है, उसमें संकेत, चिन्ह, अक्षर, इनकी सहायता से किसी भी विषय वस्तु का हम स्थान, दिशा, मापन आदि को पढ़ते हैं, आदि को समझते हैं, जिनकी मदद से हमें क्रमबद्धता, सटीकता, सामंजस्यता, यथार्थता आदि का भी ज्ञान होता है। यानी कि एक प्रकार से बोलें तो ये कि यथार्थ विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने पढ़ा इसकी प्रकृति के वगैरह के बारे में। अब शॉर्ट के अंदर अगर हम पढ़ें, परिभाषाएं वगैरह हम पढ़ चुके थे पहले ही, इसके एक एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। देखिए, इसकी जो प्रकृति है वो तार्किक है, अविवादास्पद है, अमूर्त विज्ञान कहा जाता है, और इसमें अमूर्त संप्रत्तियों की मूर्त रूप में व्याख्या हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो जो भी परिणाम होंगे उनमें यथार्थता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, शुद्धता और तार्किकता है। इसका आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसमें सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो संकुचित नाव के बहुत विशाल, बहुत व्यापक है। इसकी अपने ही तरीके की एक भाषा है जो कि संकेतों से घिरी हुई है, संकेतों से बनी हुई है। इससे प्राप्त परिणाम हैं उनमें सार्वभौमिकता है, सामंजस्यता है, इसकी एक विशिष्ट भाषा है, और संख्या, स्थान, चिन्ह, दिशा आदि इसका आधार है। फिर हमने इसकी प्रकृति सर्पिलाकार के बारे में पढ़ा। सर्पिलाकार से तात्पर्य ये भी ले सकते हैं हम लोग कि जब तक आप निचले संप्रत्तियों को नहीं सीखोगे आप ऊपरी संप्रत्तियों की व्याख्या नहीं कर सकते। इसके एक एक पॉइंट थे प्रकृति के बारे में। देखिए, इसमें एक वर्ड था कि जो इसके अंदर क्षेत्र है सामान्यीकरण का, वो बहुत व्यापक है। अर्थात क्या है, इतना व्यापक है। देखिए, सभी ने अपने आधार पे गणित को समझाया। जॉन लॉक ने अलग कहा, बर्ट्रैंड रसल ने तो जो अपनी किताब थी इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलोसॉफी, उसमें एक बात बोली कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। मैं ये बता देता हूँ आपको अलग से थोड़ा। देखिए, जो बर्ट्रैंड रसल थे उनकी किताब थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलोसॉफी। उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जो भी प्रत्येक बालक है, प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। फिर उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालक को गणित सीखनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो भी प्रत्येक स्टूडेंट, विद्यार्थी, बालक है, प्रत्येक बालक की सोच का गणितीयकरण या तार्किकीकरण भी बोल सकते हैं आप इसे, वो आवश्यक है। यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बर्ट्रैंड रसल की जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया, और इन्होंने डायरेक्ट 3 ही बातों पे गौर किया कि हर कोई गणित सीख सकता है। यानी आप ये भी बोल सकते हो इसकी जो प्रकृति है वो कठिन तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, हर कोई सीख सकता है, हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आप जीवन की बहुत सी गतिविधियां हैं उनको सरल नहीं कर सकते। प्रत्येक बालक है उसकी सोच का गणितीयकरण आवश्यक है। गणितीयकरण आवश्यक, उससे फायदा क्या होगा, आपका मन मस्तिष्क जो भी है उसमें तर्क करने की आदत का विकास होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिक्स है। तो यहाँ देखिए, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, सर्वाधिक अगर हम बात करें तो वो प्रकृति पाई जाती है किसमें, गणित में।
ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से गणित की प्रकृति है, ये अलंकारिक है? बिल्कुल नहीं है। अलंकार का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी चीज की विशेषता बढ़ाना, किसी भी चीज की विशेषता बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे मैं आपको बोल दूं आर्यभट्ट है, वो बहुत महान बड़े गणितज्ञ थे, बात तो आर्यभट्ट की हो रही है। यानी गणित के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 है, आप 5 को 5 ही बोलोगे, आप ये थोड़ी बोलोगे जो 1 2 3 4 के बाद में आता है वो 5 है, ऐसा थोड़ी बोलोगे आप। यानी कि इसकी प्रकृति अलंकारिक नहीं है, ये तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि विभिन्न तर्कों के आधार पे इसके हर एक संप्रत्यय की व्याख्या की जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये कठिन है नहीं, ये बिल्कुल आसान है, हर कोई सीख सकता है। और बर्ट्रैंड रसेल ने तो 3 पॉइंट बताए भी थे जो हमने पहले डिस्कस किया। यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये हर किसी के लिए है, यानी प्रत्येक के लिए। गणित हर कोई सीख सकता है, ये चीज आपको बता चुका हूं। यानी आंसर क्या आ जाएगा इसमें? इसकी जो प्रकृति है वो तार्किक है। ठीक है, आप एक चीज ये भी याद रखें, जो इसकी प्रकृति है वो अन्य विषयों की तुलना में, जितने भी और सब्जेक्ट हैं, अन्य विषयों की तुलना में अधिक मजबूत है, या मैं बोल सकता हूं अधिक सुदृढ़ है। यानी जो गणित है इसकी प्रकृति अन्य सभी सब्जेक्ट की तुलना में अधिक संगठित और सुदृढ़ है। अगर मैं फिर थोड़ा आगे चलता हूं, गणित की सर्वप्रथम कौन सी शाखा विकसित हुई थी? हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो वेद है उनमें हम नहीं जाएंगे इतना ज्यादा। सर्वप्रथम जो विकसित हुई थी अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी और ज्यामिति। देखिए, सबसे पहले आप भी जानते हैं इस चीज की कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, और ये एक गीत भी था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को पहले गिनती आई। गिनती की बात कर रहा है, अंकों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जो डेवलप हुई थी, जो विकसित हुई थी, वो अंक गणित हुई थी। और जो प्राथमिक स्तर है ना, जो प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी सेक्शन है, वहां से ही किसी भी बालक को गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर, कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन है जो गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल है। जो गणित है हमारी सोच का तर्कसम्मत विचार ही तो है, अमूर्त विज्ञान ही तो है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल सही बात है। ये भी जो गणित है उसी की मदद से हम किसी भी विषय वस्तु के संबंध में तर्क करने की आदत को प्रभावी बनाते हैं। गणित अमूर्त विज्ञान, एक बोल रहा है वर्ड ही है, ये ही है गलत शब्द हो जाएगा। गणित अमूर्त विज्ञान है, लेकिन यहां बोल रहा है कि गणित अमूर्त विज्ञान ही है, नहीं, गणित तो इससे बहुत आगे का विज्ञान है। अभी एक वर्ड था कि जो गणित है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। ये व्यापक शब्द इसलिए बताया गया था कि शायद उसकी प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये पूरी तरीके से बताना संभव ही नहीं है। हर कोई अपना मत अलग अलग दे रहा है। तो यहां से याद रखना है आप सभी को, ये अमूर्त विज्ञान ही है नहीं, गणित अमूर्त विज्ञान है, वो बात सही होती है। यानी ये लिमिटेशंस बता रहा है, ये सीमित कर रहा है। गणित सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है। गणित को संख्याएं एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, बिल्कुल किया गया। इससे रिलेटेड रीट में क्वेश्चन पूछा गया है 2015-16 में, लास्ट पॉइंट से याद रखिएगा। अगला है गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, या उपयुक्त सभी? मैं डायरेक्ट बताता हूं उपयुक्त सभी का, क्योंकि गणित के अंदर स्थान का, संख्याओं का और गणनाओं का, हम तीनों का उपयोग करते हैं, तीनों का अध्ययन करते हैं, तो ये सभी का यानी उपयुक्त सभी का विज्ञान हो जाएगा। निम्न में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से हो रहा है? कार चलाना, केवल कार चलाने की बात कर रहा है। ब्याज लेना और देना, पैसा लेना और देना। देखिए, ब्याज लेना और देना क्या, ऐसा तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए मैंने दिए, 5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से मैं पर मंथ है या ईयरली जो भी है मैं 5 रुपए लूंगा, ये आपको पता है सभी को, ठीक है। अब देखिए, ब्याज लेना और देना में स्पष्ट रूप से मैथमेटिक्स यूज हो रही है, यानी इसमें तो हो रहा है। सब्जी खरीद कर उसके बदले में रुपए देना, कितने रुपए की सब्जी हुई, 2 किलो, 5 किलो, 20 रुपए, 50 रुपए, जो हैं वो उसके हिसाब से दोगे, स्पष्ट रूप से मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तार पर सूखे कपड़ों को गिनना, अब देखिए मैथमेटिक्स का अर्थ ही गिनना है, तो ये यहां भी बिल्कुल हो रहा है। कार चलाना यहां स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा।
अगर वो बोलता कार 40 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, मैं कार चलाते समय दाएं मोड़ रहा है, बाएं मोड़ रहा है, 20 किलोमीटर आगे चल के मोड़ रहा है, कहीं भी, तो इसमें मैथ का यूज हो रहा था। तो स्पष्ट रूप से इसमें नहीं हो रहा, तो आंसर आ जाएगा कार चलाने में, साइकिल चलाने में, कहीं भी। अगला है गणित की प्रकृति सदैव होती है। इसकी प्रकृति क्या है? एक एक चीज पढ़ाई है आज। विवादास्पद है, संदेहास्पद है, अविवादास्पद है, उपयुक्त सभी। देखिए विवाद और संदेह तो हम कर ही नहीं सकते, यानी इसकी प्रकृति सदैव अविवादास्पद रही है। आप विवाद नहीं कर सकते, इसमें डाउट संशय का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखोगे विज्ञान के अंदर कई चीजें जिन पे हम संशय कर सकते हैं, लेकिन गणित में नहीं कर सकते। 99 के बाद 100 आएगा तो आएगा, 100 की चीज 150 में बेचेगा, 50 का लाभ हुआ तो हुआ। यानी इससे रिलेटेड हम कभी भी कोई विवाद नहीं कर सकते, यानी अविवादास्पद प्रकृति है। अगला बोल रहा है गणित के संप्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त है? देखिए चीज को समझो। वो बोल रहा है डायरेक्ट ही सामान्यीकरण कर रहा है इस चीज का, ओके, फिर अमूर्तीकरण हो रहा है, फिर प्रत्यक्षीकरण कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद हम सोचते हैं, यानी उसका अमूर्तीकरण किया जाता है। फिर अमूर्तीकरण करने के बाद हम उसे सामान्य भाषा या शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी उसके बाद में सामान्यीकरण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी सबसे पहले देखिए प्रत्यक्षीकरण कहाँ हो रहा है, ये दो तो गलत हो गए, डायरेक्ट सामान्यीकरण नहीं होगा। प्रत्यक्षीकरण के बाद डायरेक्ट सामान्यीकरण नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे, अनुभव करोगे, फील करोगे, फिर उसके बाद उसका अमूर्तीकरण करोगे, यानी उसे सोच और अपनी संकल्पनाओं में डालोगे। उसके बाद क्या है, उसे सामान्य शब्दों में व्याख्या करोगे। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपके। अच्छा क्वेश्चन है ये। गणित को कहा गया है, गणित को क्या कहा गया है? विज्ञान का घर, विज्ञान का दास, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र या विज्ञान का सिंह द्वार। देखिए रोजर बेकर ने डायरेक्ट कहा है कि गणित है वो विज्ञान का सिंह द्वार है। ठीक है, जो बात करें अपने बेल की, तो बेल ने तो कहा था इसको गणित है वो विज्ञान का नौकर भी है, यानी दास है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहां आपके लग रहा है कि जो प्रोबेबल शब्द हैं वो दो हैं, तो हमेशा याद रखना जो मैक्सिमम आपके राइट होगा उसी को सत्य मानना है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो यहां आंसर आ जाएगा जो गणित है उसको विज्ञान का सिंह द्वार माना गया। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं इसके अंदर कि गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्नलिखित में कोई विशेषता नहीं, यानी गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है। इसकी भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। बिल्कुल सही बात है, सांकेतिक भाषा है, निष्कर्ष हैं वो निश्चित और तर्कसंगत भी होते हैं। अब देखिए गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत नहीं है, ग्रुप थ्योरी नहीं है, इसका आधार है वो कार्यकरण सिद्धांत है। यानी जो गणित है आपके वो कार्यकरण सिद्धांत पे आधारित है कि कार्य है उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है, ये उससे रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हमने इसका इतिहास क्या है, जो शब्द है मैंथेनिन मैथमेटा मैथमेटिकोस से या मैथमेटा से उत्पत्ति हुई, छठी ईसा पूर्व सबसे पहले पाइथागोरस या उसके अनुयायियों ने इसका उपयोग किया। शब्द गणित की बात करें तो ये गणित शब्द संस्कृत से निकला है जिसका अर्थ है गणना करना, यानी प्रारंभ में केवल इतना ही मानते थे कि इसका मतलब गणनाएं करना है, लेकिन हकीकत में ये तो इससे बहुत आगे का विज्ञान है। मूलभूत संक्रियाएं दो है, संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान आपको होना चाहिए सबसे जरूरी। फिर वेदांग ज्योतिष में क्या कहा, रोजर बेकर ने क्या कहा, लोक ने क्या कहा, हैमिल्टन ने क्या कहा, बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा, नेपोलियन ने क्या कहा, लोक ने क्या कहा, उसके अलावा बहुत से गणितज्ञ हैं, उन सभी को मैंने परिभाषित किया है। एक वीडियो और है पहले, उसमें आप देख सकते हैं। फिर इसकी प्रकृति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हमने छोटे छोटे किए। तो ये था इसका प्रकृति से संबंधित हिस्सा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो इसी के साथ मैं अमित तिवारी अब आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। धन्यवाद।